हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार शर्मा आपका प्रयास ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो देखिए अभी जो बात अपने चल रही थी कि राष्ट्रपति से संबंधित, और राष्ट्रपति से संबंधित इससे पहले अपने 4 क्लासें हो चुकी हैं और उसमें अपने राष्ट्रपति से संबंधित उसमें अनुच्छेद हैं कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, क्या उनका कार्यकाल था, इसके बारे में बात हुई। अब अपने जो नेक्स्ट क्लास बात करनी है आज अपने, वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। और जिसमें जो शक्तियों की अगर बात की जाती है तो इसको अपने 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला इसमें आता है सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरा इसमें आता है आपातकालीन शक्तियां। और वैसे देखिएगा ये जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहाँ जब शक्तियों की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ रिवीजन कर देता हूं। जैसे सबसे पहले बात करें अपने किसके बारे में, सामान्यकालीन शक्तियां। और जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की निम्न प्रकार की हैं। जैसे सबसे पहले बात करें कि कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। अब कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है तो सबसे पहले जो बात की अपने अनुच्छेद 53, और आपको बताया था, याद कीजिएगा जब फर्स्ट क्लास थी अपने, कि जो अनुच्छेद 53 है इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियां हैं। और वो किस में बोला आपने, अनुच्छेद 53 में। उसके बाद देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 74 में। 74 है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था अभी, कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद और जिसका मुखिया कौन, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार कार्यपालिका संबंधी शक्ति 75 है, ये भी मैंने आपसे बाहर बताया था। क्या बोला था इसमें जी, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और इसके साथ में एक कार्य और इसमें बोला, अनुच्छेद 78। अब 78 में क्या कहा देखिएगा, कि राष्ट्रपति भारत सरकार से उसके कार्यों की सूचना मांग सकता है। ये किस में है, 78 में है। और ये कार्यपालिका संबंधी इनकी मुख्य शक्तियां हैं। देखिए उसके बाद देखिए बात करें, नेक्स्ट शक्ति आती है विधायी शक्ति। अब विधायी शक्ति में सबसे पहले जैसे संसद का गठन। अब संसद के गठन की बात करें, जब आपने व्यवस्थापिका पढ़ी थी कि वो आपको बताया था कि भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अब संसद के जब गठन की बात करते हैं तो संसद का गठन यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही अपने संसद का क्या होता है, गठन होता है। और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, ये है। उसके बाद देखिए बात करें अनुच्छेद 108 है, ये भी मैं सारा आपको बता चुका हूं। 108 में क्या आ जाएगा, इसमें देखिएगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन। 123 की बात करें तो इसमें भी अपने बात हुई थी, क्या करना जी, अध्यादेश जारी करना। और ये इसमें आती हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां भी। उसके बाद न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्ति हैं, जिससे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ये भी बताया था, तभी देखिएगा अब यहाँ अपने डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा साथ में यहाँ रिवीजन हो जाएगा जब शक्तियों की बात चल रही है। तो जैसे भी मैंने आपसे बोला था कि 72 राष्ट्रपति के पास में क्या है, क्षमादान का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 इसमें क्या है, अब 124 की बात करें तो इसमें आता अपना सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। उसके बाद में अनुच्छेद 143, ये भी अपने बात कर चुके हैं। तो 143 का मतलब यहाँ क्या हुआ इसमें, कि राष्ट्रपति को परामर्श के लिए, सॉरी क्या बोला, कि राष्ट्रपति परामर्श या सलाह सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है और परामर्श को देना और मानना दोनों क्या है, बाध्य नहीं है। ये किसमें है, 143 में है। अब उसके बाद में आता है वित्तीय शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में वित्तीय शक्तियां, जैसे क्या बोला, अनुच्छेद 112। 112 में क्या आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 और राष्ट्रपति के अनुमति से ये संसद में क्या होता है, प्रस्तुत होता है। तो इसके पास में क्या होगी, वित्तीय शक्ति होगी। उसके बाद में अनुच्छेद 280। अब 280 की बात करें तो देखिएगा आपने
पढ़ा होगा। एक तो होता है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। और संचित निधि की बात करें तो इस पर किसका नियंत्रण होता है? इस पे होता है, ध्यान रखिएगा भी, संसद का। अगर आकस्मिक निधि की बात करें तो इस पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो इसलिए बोला इनके पास में वित्तीय शक्ति भी है। अब क्या बोला कि सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति की बात करें तो जैसे अनुच्छेद क्या कहा? 53, और आपने यहां भी 53 पढ़ा था। अब 53 ये क्या है? 53(2) यानी 2। अब इसमें क्या बोला कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति, तो ये राष्ट्रपति के पास में क्या होगी? सैन्य शक्तियां होगी। उसके बाद में आता है राजनयिक शक्ति। अब राष्ट्रपति के पास में क्या बोला कि राजनयिक शक्ति। अब यहां राजनयिक शक्ति से मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में, राष्ट्रपति के द्वारा विदेशों में कि राजदूतों की नियुक्ति, यानी प्रत्येक देश में, प्रत्येक, लगभग ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक देश का उसमें क्या होता है? राजदूत होता है। और नाम से स्पष्ट, राजदूत यानी राज्य का दूत, कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो उसी के माध्यम से होता है। यानी ये राजनयिक शक्ति में, यानी सबसे पहले क्या बोला? राजदूतों की नियुक्ति। प्लस इसमें क्या है? जो भी विदेशी कार्य होता है, जो भी इसमें काम है, वो हमेशा ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही होता है। उस पर राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं। और ये हैं राष्ट्रपति के पास में राजनयिक शक्तियां। ये आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले अपने बात किसके बारे में करी? ये सामान्यकालीन शक्तियां भी। अब जो देखिए बात करते हैं थोड़ा, अब यहाँ अपने विशेष अब आप ध्यान रखना है। क्या बोला भी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये अपने क्या हो गया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अगर आपातकालीन शक्तियों की अगर बात की जाती है तो देखिए सबसे पहले यही आता है कि शक्तियां अपने कहां से ली गई हैं? जर्मनी से। कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? जर्मनी से। उसके बाद देखिए बात करें इन जो शक्तियों का जो उल्लेख है आपातकालीन शक्तियों का, इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से क्या है? 360 में इसका क्या है? उल्लेख है। ये तो बात होगी इसकी आधार की, यानी शक्तियों अपने कहां से ली गई? जर्मनी से। उल्लेख 18 अनुच्छेद 352 से 360। अब आता है कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, तो वो आपके सामने दिखेगा कि आपातकालीन शक्तियां अपने 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। तो देखिए सबसे पहले से बात की अपने कि राष्ट्रीय आपातकाल, इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है? 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद किस में? 360 में है। ये राष्ट्रपति के पास में क्या होगी? अपने आपातकालीन शक्तियां। अब इन तीनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए बात करें अपने, तो सबसे पहले अगर अपने बात की जाती है तो इसमें राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों में आ जाएगा नंबर 1 में। क्या बोला जी? राष्ट्रीय आपातकाल। जैसे आपके सामने यहां लिखा भी है कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद किस में है? 352 में है। अब सबसे पहले बात ये आती है, ये राष्ट्रीय जो आपातकाल है ये लगता कब है, किस वजह से लगता है या किस कारण से लगता है? तो देखिएगा सबसे पहले अपने बात करें राष्ट्रीय आपातकाल लगने की वजह क्या है, तो सबसे पहले इसमें यही आएगा अपने, अगर नंबर 1 देश को बाह्य आक्रमण से खतरा हो, बाह्य आक्रमण से खतरा हो। दूसरी बात, अगर देश किसी युद्ध में शामिल हो जाता है, युद्ध में शामिल हो जाता है,
ठीक है। तीसरी बात, इसमें क्या बोला, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ये ध्यान रखिएगा, इन 3 वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब मैंने यहां लिखा आंतरिक अशांति लिखा है और मन में आपके जरूर क्वेश्चन आया कि ये चीज तो अब है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल आपके मन में सही आया होगा, लेकिन इस वजह से ऐसा हो चुका है ये बता रहा हूं। लेकिन अभी क्या है वो भी एक बार अपने बात करेंगे। हाँ, मूल संविधान में ये था, लेकिन अगर अब वर्तमान की बात करती हैं तो इसकी जगह अपना क्या शब्द होता है, सशस्त्र विद्रोह। और ये शब्द कब जोड़ा गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय, इसमें भी बात करेंगे। तो देखिए, ये तो मैंने आपसे क्या बताया गया कि देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो इस वजह से, क्या बोला, या देश को बाह्य आक्रमण से खतरा हो, या ध्यान रखिएगा अगर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या क्या बोला, आंतरिक अशांति, और जो वर्तमान में शब्द इसमें क्या है, सशस्त्र विद्रोह। इन वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। अब देखिएगा, अब ये तो बताइए मैंने आपको वजह कि इस वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अब बात ये करनी है क्या आज तक ऐसा हुआ है। हाँ जी, आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा हुआ है, आज तक 3 बार ऐसा हुआ है। अब 3 बार की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1, 26 अक्टूबर 1962 भारत एवं चीन युद्ध के समय, और इन दिनों आपको ध्यान भी दिया होगा कि भारत व चीन के समय जो संबंध हैं थोड़े से इसमें क्या है, मतभेद पैदा है। अब देखिए बात करें नंबर 2, यानी दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई है। तो देखिएगा अब इसमें बात की जाती है अपने भी कब जी, शाबाश, किसी ने पढ़ा हो तो पहला तो मैंने क्या बोला 26 अक्टूबर 1962, उसके बाद क्या बोला कि 3 दिसंबर 1971, यहां क्या हुआ था, भारत एवं पाक का युद्ध हुआ। तीसरी बात, अब इसमें आ जाता है 25 जून, और अब ये HM क्वेश्चन आया था 1975, किस वजह से, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, ये ध्यान रखिएगा। ये और अभी जो मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन अभी HM के अंदर भी आया था, क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई जी, 25 जून को, यानी 25 जून 1975। अब देखिएगा, सबसे पहले आपसे कहा कि 26 अक्टूबर 1962 को भारत एवं चीन युद्ध के समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। दूसरा देखिए, इसमें बात करते हैं 3 दिसंबर 1971 भारत व पाक युद्ध के समय, और तीसरा 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के कारण। तो सबसे पहले देखिएगा, अभी 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो कई बार देखिएगा तारीख याद करना या उसमें तारीख अपने भूल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है जी, बड़े तुक्के लगते हैं, बस थोड़ा सा सोचने वाली बात है। जैसे अभी मैंने क्या बोला कि 26 अक्टूबर 1962, अगर आपको ये सन याद है तो जिंदगी में आप इसकी तारीख नहीं भूल सकते हो। कैसे, देखिएगा, अब 62 का उल्टा क्या होता है, 26, यानी 62 है, 62 का उल्टा क्या हो गया, 26। उसके बाद देखिएगा 9 और 1 क्या होता है, 10। अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10, ये लीजिएगा। यानी 26 अक्टूबर 1962 को भारत व चीन युद्ध के समय
पहली बार ऐसा हुआ। और देखिएगा हर जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ऐसा जोड़ने घटाने लग जाओ, कई बार ऐसा होता है तो सोचने से कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसा आपने यहाँ देखा तो आराम से क्या है ऐसा हो गया, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिएगा ये तो ऐसा हो गया, यानी 3 बार हुआ। अब ये होता है कि देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो क्या होगा। तो देखिएगा ऐसे समय में आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। यानी अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है तो ऐसे समय में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। किसको छोड़ के, ये ध्यान रखिएगा इसमें विशेष ध्यान। अब नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं मैं आपसे कह रहा हूं ये क्या हो जाते हैं कि सारे स्थगित हो जाते हैं। अब अनुच्छेद 359 यानी 359 में क्या लिखा है, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल की बात करें अपने अनुच्छेद उसमें 20 व 21 को छोड़कर सारे क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा एक तो ये बात होगी है, और दूसरा जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 358 के तहत 19 स्वतः ही, ध्यान रखिएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाता है, या इसकी जगह शब्द अच्छा रहेगा यूज करेंगे तो अपने स्थगित हो जाता है। वैसे जनरली समाप्त शब्द यूज नहीं करते हैं तो शब्द इसमें क्या है, स्थगित हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यानी दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा कि जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 359 के तहत 20 व 21 समाप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ये अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है कि 19 स्वतः ही क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है, क्योंकि इनमें चीजें ही ऐसी हैं। और जब अपने आगे बात करेंगे मौलिक अधिकार आदि पढ़ेंगे और इनमें पूरा इसमें आपको डिटेल से बात करेंगे, 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है। बस यहाँ तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा। हाँ, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 58 में क्या, 59 में क्या है, तो कई बार इसमें उल्टा हो जाता है। नहीं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कुछ अनुच्छेद 358 में कौन सा अनुच्छेद, किसमें, 19, तो याद करने का तरीका क्या है, देखिएगा। अब 58 और 59, अब 59 पहले आता है, 58 पहले आता है, तो 58 है तो पहले 19, ये ध्यान रखना कि 358 में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। उसी प्रकार अब 359 में क्या है, 20 और 21, क्यों, 19 पहले है तो उसके बाद में क्या आएगा, 20 और 21, आप ऐसे याद रखना। यानी 59 बाद तो 20-21 बाद में आता है, 58 पहले है तो 19 पहले आता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान भी रख सकते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं तो इस संभावना यहाँ कम हो जाती है, थोड़ा आप इस बात को ध्यान रखें। एक तो बात ये होगी। अब उसके बाद देखिएगा, अब जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इसका संसद में कितने समय में अनुमोदन होना जरूरी है, यानी संसद से कितने समय में स्वीकृति लेनी जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, 1 माह में संसद से स्वीकृति लेनी जरूरी है। अगर 1 माह में संसद से स्वीकृति नहीं मिलती है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी पहली बात तो क्या, यही, यानी 1 माह में संसद में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। अब उसके बाद आता है कि 1 माह में अनुमोदन होना, कि अगर इससे पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 352 का जी अधिकतम समय क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 का कोई अंतिम समय नहीं। यह कितना लंबा भी जा सकता है, लेकिन लंबे का मतलब ये नहीं है कि एक बार में ही घोषणा कर दी, ये लीजिए 2 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं,
कि जैसे ही देश में अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग होता है तो एक समय में इसका अधिकतम समय होगा 6 माह। ये विशेष ध्यान है। यानी जैसे ही देश में अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इसका समय क्या होगा, 6 माह। हाँ, अगर इसे आगे बढ़ाना है तो पुनः फिर क्या है, संसद में अनुमोदन होना जरूरी है। ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता आपको आगे नहीं बढ़ा सकते, हाँ मैंने कहा बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल की बात की जाती है कि देश में पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और ये कब तक चला था, ये जनवरी 1968 तक चला था। अब आपके सामने देख लीजिए। तो यानी मैंने आपसे क्या कहा, ये 68 तक चला, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने यहां पहले घोषणा कर दी जी 68 तक, नहीं, बल्कि ये कब तक, ध्यान रखिएगा कि ये क्या है कि हर 6 माह में संसद में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। और 6 माह करके आप इसे कितना भी समय ले सकते हैं, ये है, न कि इसे इकट्ठा ही ऐसा 2 साल 4 साल 3 साल 1 साल ऐसा नहीं हो सकता है। ये आप ध्यान रखें। हाँ, अब जैसे अब कई बार मन में क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद में अनुमोदन होना जरूरी है कि बाई चांस इसमें क्या है जी कि लोकसभा भंग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, बिल्कुल आपका जायज क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सोचना भी बिल्कुल जायज है कि ऐसे समय में क्या होगा। तो देखिएगा, ऐसे समय में क्या है, तो राज्यसभा से वो प्रस्ताव पारित होना या जरूरी है, या राज्यसभा में उसे अनुमति लेनी जरूरी है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा तो एक अस्थायी सदन है, कोई बड़ी बात नहीं है जी कि बाई चांस क्या सदन भंग हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा तो एक क्या है, स्थायी सदन है, तो क्या होगा, राज्यसभा से अनुमति लेने से या राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने से अनुच्छेद 352 लग जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही लोकसभा का गठन होगा तो फिर क्या है, उसमें 1 माह में उससे स्वीकृति लेनी जरूरी है। यानी ये प्रस्ताव 1 माह में लोकसभा से पारित होना जरूरी है, अन्यथा ये अनुच्छेद 352 समाप्त हो जाएगा। तो दोबारा सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे ही अभी देखिए क्या बोला इसमें कि जैसे ही, मैंने अभी कहा, तो ध्यान सुना इस बात को, कि देश में अनुच्छेद 352 का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि लोकसभा उस समय क्या है जी, भंग है, तो ये प्रस्ताव कहां से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से। अब राज्यसभा से ये प्रस्ताव क्या है, पारित हुआ, तो प्रस्ताव पारित होने के बाद जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो यह प्रस्ताव 1 माह में लोकसभा से पारित होना जरूरी है, अन्यथा ये समाप्त हो जाएगा। और ये है भी अपने किसके बारे में, अनुच्छेद 352 के बारे में। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया अपने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब देखिएगा भी, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है कि अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब क्या कहा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसके तहत, 356 के तहत। अब देखना भी, पहली बात तो यही आता है कि राज्यों में जी ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगता है, इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले वजह यही है, अगर राज्यों में संवैधानिक दृष्टि से शासन न चल रहा हो, शासन न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में
तो ऐसी स्थिति में क्या है कि राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। हाँ देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर ऐसा होता है। अगर राज्यपाल की लिखित सिफारिश नहीं है तो राष्ट्रपति के पास में भी ये पावर है। वो क्या है कि स्वयं भी इसकी घोषणा कर सकता है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 है, 356 के साथ साथ में अब 365 भी ध्यान रखना। याद करना आसान है कि 56 का उल्टा क्या है, 65 है, कि 56 के साथ साथ में क्या है, 365 भी है। अब 365 क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि 365 से भी ऐसा हो सकता है कि 365 में क्या है, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को आदेश दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां आदेशों की पालना नहीं होती है, उनका उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 365 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति वहां क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। तो इस बात को अपने ध्यान रखना। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे कि अनुच्छेद 356 के साथ साथ आपने क्या बोला, 365। ठीक है, 356 मैंने कब लगता बोला, अभी कहा अगर राज्यों में संवैधानिक दृष्टि से शासन न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर ऐसा कर सकता है। दूसरा मैंने कहा कि 365 के साथ साथ में 56 के साथ साथ में आप 365 भी क्या है, ध्यान रखिएगा। अब 365 का यहां मतलब क्या आ गया, देखिएगा कि 365 क्या है, केंद्र सरकार अगर राज्यों या राज्य सरकार को कोई आदेश देती है, आदेश की अवहेलना होता है, आदेश का पालन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये दोनों अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं। अब देखिएगा क्या बोला अभी, अनुच्छेद 356। अब किसी राज्य में क्या है, अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है, तो वहां क्या होगा, तो वहां जो सारी शक्ति पावर है वो केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। और ऐसे समय में यानी अनुच्छेद 356 के समय में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको चला जाता है, वो कानून बनाने का अधिकार वो संसद के पास चला जाता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो राज्य सूची पे काम करेगी। अब देखिएगा, अब अनुच्छेद 356 है, अगर ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। जाने की क्या बोला गया कि अनुच्छेद 356 को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। कब, देखिएगा अभी अगर आपने ध्यान दिया हो कि लेटेस्ट ही बात की जाते हैं कि आपने इसमें भी उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड के अंदर अपने क्या हुआ था कि वहां राज्यपाल शासन, उसमें क्या था, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और वहां के मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत। तो ऐसी स्थिति में वहां हाई कोर्ट में अपील की और उसे अवैध घोषित किया गया। तो यानी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऐसा मत समझना कि इसमें अनुच्छेद 356 जो मैंने कहा कि इसको क्या है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हाँ जी, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बोला उत्तराखंड के अंदर हुआ था 2016 के अंदर, जो इसका अंतिम एग्जाम्पल है वो लेटेस्ट यही है, आप ही देखना। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कहां मानते हैं, कि भारत में सर्वप्रथम जो इसको अनुच्छेद 356 की बात करें वो कहां जी, पेप्सू। अब ये पेप्सू यानी, अब इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। यहां सर्वप्रथम क्या हुआ था, भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ था। उसके बाद देखिए बात, ये तो बात इसमें होगी सर्वप्रथम की। अगर अब अंतिम की बात करें कि आज तक अंतिम जो प्रयोग हुआ है वो कहां हुआ है, तो ये नवंबर 2019 में आपने ध्यान दिया हो
महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र 2019 में क्या हुआ था, अनुच्छेद 356 का प्रयोग आज तक अंतिम बार हुआ है। और उस समय उसमें देखिएगा कांग्रेस, उसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ये विपक्ष में थी, और सरकार जो बनी थी वो उसमें किसकी बनी थी, बीजेपी की। तो ऐसी स्थिति में जब वहां मुख्यमंत्री को कहा गया, उसमें फडणवीस जी को, जी क्या जी आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में अपना वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, क्योंकि सदस्य जितने चाहिए उतने नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, और उसके बाद वहां सरकार शिवसेना, एनसीपी प्लस कांग्रेस की बनी, और वर्तमान में जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है जी, कि वर्तमान में अगर बात करते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उन वर्तमान में वहां के क्या है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अब ये तो बात होगी इसमें अनुच्छेद 356 अंतिम बार कब लगा है और पहली बार भारत में कब लगा है। अब जैसे ही आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य में होता है तो आपने यहां एक बात को ध्यान रखना है, क्या जी, संसद में इसका 2 माह में अनुमोदन होना जरूरी है। देखिए जैसे वहां तो क्या बोला था कि अनुच्छेद 352 का तो आपसे क्या कहा था कि संसद में 1 माह में अनुमोदन है, लेकिन यहां क्या बोला, जैसे ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य में होता है तो संसद से 2 माह में आपको इसको अनुमति लेनी होगी। उसके बाद देखिए अनुच्छेद जो 356 है कि इसका क्या अंतिम समय है। अब अनुच्छेद 356 की अगर बात की जाती है कि इसका अंतिम समय क्या है, तो देखिएगा इसका अंतिम समय यहाँ निश्चित है। जैसे आपने 52 पढ़ा था कि 52 तक कोई समय निश्चित नहीं था, वो अनंत काल कितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। तो इसका जो अधिकतम समय है वो क्या है, 3 वर्ष है। और 3 वर्ष का मतलब ये भी नहीं है कि आपने जैसे किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ और आपने घोषणा कर दी, क्या जी उसमें जी 3 वर्ष के नहीं, बल्कि वही नियम यहाँ लागू होगा। कौन सा, 52 वाला, क्या कि अनुच्छेद 352 का अगर प्रयोग देश में हुआ है तो उसको भी क्या है, एक बार में क्या होगा, 6 माह होगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग भी किसी राज्य में किया जाता है तो क्या होगा, तो उसका भी एक समय में क्या है, 6 माह है। और उसके बाद देखिएगा इसे आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे फिर संसद में अनुमोदन करना होगा और उसे फिर 1 वर्ष कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः ये होता है। अगर इससे आगे बढ़ाना है तो देखिएगा इससे आगे बढ़ाना है तो इसमें आप सब जानते हो कि जो अनुच्छेद 324 है, 324 द्वारा क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग की यानी में विधान सभाओं के चुनाव करवाए जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में यानी 6 माह हो गया, फिर उसके बाद 1 वर्ष हो गया, तो उसके बाद आगे बढ़ाना है तो यहाँ अगर निर्वाचन आयोग यह कह देता है कि जी यहाँ चुनाव अभी संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुनः फिर संसद में अनुमोदन होगा और उसे बढ़ाकर अपने अधिकतम क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष कर सकते हैं। और ये जो एक तो अभी एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर, उसमें फर्स्ट ग्रेड का, इसकी नहीं, इससे जो जस्ट पहले एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें जीके के अंदर ये क्वेश्चन आया था, क्या बोला गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अधिकतम कितना हो सकता है, 3 वर्ष हो सकता है, ये इसमें क्वेश्चन आया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अभी आपके मन में चल भी रहा होगा जी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग उसमें क्या जी कि सर्वाधिक जो लंबे की बात करते हैं कि पंजाब में लगभग 5 साल प्लस चला है, जो 5 साल प्लस चला है, और अपने अधिकतम क्या बोला है, 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष अधिकतम बोला था, लेकिन वहां क्या बोला, 5 साल से भी अधिक रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी वो 5 वर्ष होने की वजह क्या थी, वो यही थी, निर्वाचन आयोग ने क्या है जी हाथ खड़े कर दिए, क्या जी कि इस राज्य में चुनाव होना संभव नहीं है। और उस समय की अगर बात की जाती है तो पंजाब में आतंकवाद की गतिविधियां बहुत ज्यादा थी, जैसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में
तो ये नहीं कहता पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन ज़्यादा ये घटनाएं वह होने की वजह से तो वहाँ फिर संविधान में हमें क्या करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। जैसे कि 68वां संविधान संशोधन 1991 में वहाँ क्या किया गया, इसको बढ़ा के, इससे पहले हुआ 3 से 4 किया, फिर 4 से क्या किया गया, 5 वर्ष किया गया। ये आपने जानना है। हाँ, 3 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे फिर पहले क्या करना पड़ेगा, हमें संविधान में संशोधन करना होगा। और वजह बताई, अगर निर्वाचन आयोग ये कह देता है कि जिस चुनाव इस राज्य में फिलहाल संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसको बढ़ा के क्या कर आगे बढ़ाया जा सकता है। और जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको कि 68वां संविधान संशोधन 1991, तो वहां इसमें 5 वर्ष किया गया। उसके बाद आता है, देखिएगा कि अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है कि आज तक देश में कितनी बार लगा है, तो देखिएगा लगभग अगर बात करते हैं कि देश में इसका प्रयोग 129 बार के आसपास हो चुका है। और अंतिम मैंने भी बोला था आपको, अंतिम बार इसका जो प्रयोग है नवंबर 2019 महाराष्ट्र में हुआ है, और यानी 129 बार क्या है इसका प्रयोग हो चुका है। और सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ है, आपसे पूछा जाए कि देश में अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ जी, तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है मणिपुर में, लगभग 10 बार। उसके बाद में केरल व यूपी की बात करते हैं तो केरल व यूपी में 9 बार इसका क्या है प्रयोग हो चुका है। उसके बाद में और आज तक 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कभी अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं हुआ। क्या कहा कि 2 राज्य आज तक ऐसे हैं जिसमें कभी क्या है अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं हुआ। और वो 2 राज्य कौन से हैं, आप आराम से बता भी सकते हो। नंबर 1 छत्तीसगढ़, ये सन नवंबर 2000 में बना था। और दूसरा भी आप आसानी से बता सकते हो तेलंगाना, तेलंगाना यानी 2014 में इसका गठन हुआ था, यानी जून 2014 में। और आज तक ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कभी भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद आता है अपना राजस्थान, कि राजस्थान में क्या अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। और आज तक कितनी बार हुआ है, ये 4 बार हुआ है कि राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग आज तक 4 बार हुआ है। और पहली बार की अगर बात करते हैं तो कब हुआ, 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। ये राजस्थान में आज तक क्या है, ये 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग है। और पूरी डिटेल से जब अपने राज्य सरकार पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा इस समय कौन राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था, कितने समय लगा था और क्या वजह थी जो थी। बस आप यहाँ तो इतने जान रखिएगा कि राजस्थान में आज तक 4 बार क्या है अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। और 4 बार कब है वो आपके सामने है कि 1967, 1977, 1980 और 1992। ये 4 बार इसमें अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। और ये अपने बात होगी क्या जी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब आपके सामने है किस वजह से लगता है, उसके बाद में कैसे है, क्या इसका प्रावधान है, वो सारा इसमें आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, तीसरी बात कि वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाती है तो यानी इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 360 में है, यानी वित्तीय आपातकाल। और सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारतीय संविधान में यह जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है। देखिएगा यहां कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये आता है कि भारत में आपातकालीन शक्ति कहां से ली गई है, तो नो डाउट क्या बोलोगे आप, जर्मनी। अगर शब्द ये आता है
कि भारत में वित्तीय आपातकाल का ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये लीजिएगा, यानी दोबारा बोलिए, मैंने कहा अगर वित्तीय आपातकाल आता है तो अपने क्या बोलना है, अमेरिका से। अगर शब्द आता है क्या जी, सीधा कि आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्तियां आती हैं तो जर्मनी से ली जाती है। अब सबसे पहले ये आता है कि वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाती है तो ये कब लगता है, किस वजह से, अगर भारत की मुद्रा साख यानी क्या है, से खतरा हो। अब साख से मतलब क्या है कि जो भारतीय मुद्रा है उसका प्रचलन नहीं है, उसमें ध्यान रखना, प्लस उसमें क्या हो सकता है कि उसमें गिरावट की स्तर होता है। तो ऐसे समय में देश में क्या हो सकता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है, और ऐसा देश में आज तक एक बार भी नहीं हुआ है। यानी वित्तीय साख का अपने क्या बोला, संकट हो, ऐसे समय में अपने वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है, लेकिन भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल बोलिएगा या आर्थिक संकट बोलिएगा, एक बार भी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अब वही बात यहाँ फिर वो आती है कि जैसे ही मान लीजिएगा देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई तो क्या होगा, तो ध्यान रखना वही आएगा कि संसद में 2 माह में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। क्या कहा कि संसद में 2 माह में इसका अनुमोदन होना जरूरी है, अन्यथा ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। और बात फिर वही आती है कि जैसे ही देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इसका समय क्या होगा, वही 6 माह। यानी चाहे वो 52 हो, चाहे वो 56 हो, चाहे वो 60 हो, कि एक बार में इसका समय क्या है, 6 माह होगा। हाँ, अगर इसे 6 माह से आगे बढ़ाना है तो पुनः संसद में इसका अनुमोदन होना जरूरी है। अनुमोदन यानी संसद से स्वीकृति लेनी जरूरी है, और इसका जो अंतिम समय है कोई निश्चित नहीं है। अब सीधी सी बात होगी, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, देखिएगा अब इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 352 आपसे कहा कि 352 का अंतिम कोई समय नहीं है, अंतिम समय नहीं। उसके बाद में अनुच्छेद 356 का आपसे कहा, इसमें अधिकतम क्या बोला, 3 वर्ष। उसके बाद में अनुच्छेद 360 की बात करें, इसका जो अधिकतम समय है कोई नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। यानी 52 और 60 का कोई अधिकतम समय नहीं है। और यहाँ 52 मैंने क्या कहा था कि संसद से 1 माह में अनुमोदन, 56 में 2 माह में, 60 में 2 माह में, ये आप ध्यान रखिएगा। और तीनों के लिए क्या कहा कि 6 माह तक एक बार होगा। यानी जैसे ही चाहे 52, चाहे 56, चाहे 60 की घोषणा होती है तो एक समय में इसका जो अधिकतम समय होगा वो क्या होगा, 6 माह होगा। उसके बाद पुनः संसद में अनुमोदन करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे मैंने आपको इसमें बता दिया कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद देखिएगा, जैसे ही देश में अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ऐसे समय में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा भी कि ऐसे समय में राष्ट्रपति को छोड़कर किसी के भी वेतन में कटौती की जा सकती है। और सुनिए, मैंने कहा कि अगर वित्तीय आपातकाल की देश में घोषणा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को छोड़कर किसी के भी वेतन में कटौती की जा सकती है। देखिएगा, मैं वेतन में कटौती की बात कर रहा हूं, समाप्त की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे न्यायाधीश हैं या अगर कोई मंत्री हैं या सरकारी कर्मचारी आदि कोई भी ध्यान रखेगा, किसको छोड़ के, सिर्फ प्रेसिडेंट को छोड़कर इसके वेतन में कटौती की जा सकती है। और ये अपने किसके बारे में बात होगी भी, वित्तीय आपातकाल के बारे में। ये लीजिएगा भी, ये राष्ट्रपति की शक्तियां होगी, जिसमें सामान्यकालीन होगी, जिसमें आपातकालीन होगी,
और आप इनको ध्यान से देखिएगा। अब अपने जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।